हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। भूमि, मृदा, जल को अजैव संसाधन कहेंगे, अजैव संसाधन। वन्य जीवन को जैव संसाधन कहेंगे, लिख लीजिएगा। तंजानिया अफ्रीका के बारे में एक छोटा सा गांव है, उसके बारे में बताया गया है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। ये 100%, ये आपका 30%, इसी में 90% जनसंख्या है, 90% जनसंख्या है। ये 70% हो गया विरल जनसंख्या है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ की कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, जलाक्रांत मतलब हो गया दलदल, दलदल वाली भूमि, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। ये कुछ दिखाया गया है चित्र। साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया में है। ये पूछा जा सकता है साल्जबर्ग किस देश में है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्यतः रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तन को दिखाया गया है। पहले देखिए कैसा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा बिल्डिंग बना, उसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग बन गए। अब यहाँ पर पूरा बिल्डिंग बन गया तो खेतों के लिए कोई जगह ही नहीं बचा। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारक पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अपक्ष को दर्शाया गया है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों
प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना है। मृदा परिच्छेदिका को बताया गया है पहले किस तरह था। जनक चट्टानें थी, उसके बाद दाब और ताप के कारण अपक्षीयत चट्टानी पदार्थ बना, उसके बाद बाल गाद क्ले के साथ उपमृदा बनी, उसके बाद ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा बन गई। ये उपजाऊ भूमि है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये कुछ केस स्टडी है, आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मृदा जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्ष और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच तुंगता एल्टीट्यूड और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। निर्माण मृदा के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। भारत में ये इम्पोर्टेंट है, भारत में 8 प्रकार की मृदा हैं। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। 8 मृदा में कौन कौन है? जलोढ़, काली, लाल, पीली, लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। लैटराइट, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, फिर पीटमय मिट्टी और वन मिट्टी। 8 प्रकार की मिट्टी है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनवारित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आइए मैं समझाता हूँ। ये इस प्रकार की है। मान लिया जाए ये खेत है हमारा, ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम लोग पौधे लगाएंगे। इस बीच में जैव पदार्थ लगाएंगे। जैव पदार्थ को हम लोग रखेंगे। इसको हम लोग ढक देंगे। उसकी आर्द्रता रुकी रहती है, इस कारण हमारा खेती होता है। ये हमारा मल्च बनाना इसी को कहते हैं। गांव में हम लोग खेती में ऐसा करते हैं। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। इनसे पृष्ठ प्रभाव और मृदा अपरदन को कम किया जाता है। ये वेदिका फार्म हो गया। वेदिका फार्म इस तरह में चाय उगाते हैं हम लोग। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाएं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये हमारा समोच्च रेखाएं जुताई है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये इस तरह। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाएं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र
करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। ये कुछ क्रियाकलाप है, आप लोग कीजिएगा घर पे। चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाए जाते हैं। जैसे हम लोग गाँव में इसको हम लोग अड्डा कहते हैं, अड्डा कहते हैं। ये हमारा खेत हो गया बीच में, इस पर हम लोग कुछ वृक्ष लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। अभी तो और भी अधिक हो गया होगा, आप लोग पता कर सकते हैं। जल जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये पूछा जाता है, जल नवीकरणीय है। भूपृष्ठ का तीन चौथाई भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागर 2/3 से, और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% और लवण जल उपलब्ध है, और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल हो गया, भूमि जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी पाया जाता है। हम लोगों के पीने के लिए ओनली 1% ही है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह मतलब बहना की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र, गुजरात प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। सौराष्ट्र में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पानी पीने के लिए खरीदने पे ही निर्भर है वो लोग। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ये यमुना नदी को दिखाया गया है, किस तरह हमारा यमुना नदी प्रदूषित हो चुका है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं।
अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषक नियंत्रित किया जा सकता है। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठ प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल से रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। टपकन विधि मतलब हो गया बूंद बूंद गिराना। ये हमारा हो गया स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर कहाँ का देन है? इजराइल का देन है। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं जैवमंडल किसे कहते हैं। स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, इसका बीच वाला पार्ट जैवमंडल, बायोस्फीयर। रेशम कीट को पालने के लिए क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये लिख लीजिएगा, पूछा जाता है सेरीकल्चर। और रेशम एक तरह का प्रोटीन है, ये पूछा गया प्रश्न है, प्रोटीन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देती है, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। ब्रह्मकमल है एक तरह का औषधीय बूटी। ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मकमल क्या है। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। विश्व का पहला, लिख लीजिएगा, विश्व का पहला गिद्धों का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? महाराजगंज यूपी में। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्ति होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं उसको? एपीकल्चर पूछा जाता है। और मधुमक्खी के शहद
के शहद में जो मीठापन है उसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहते हैं इसको। फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। खाने के कारण एक अपमार्जक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक क्या हो जाएगा? अपमार्जक साफ सफाई करता है, साफ सफाई करता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। किलकिला किंगफिशर के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार चार वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म। गुल्म क्या है? टैगा है। और टुंड्रा। वन में अजगर को दिखाया गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। गुल्म हो गया टैगा। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम सतह वाली होती है। मोम सतह वाली यहाँ से पूछा जाता है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल। दावानल क्या हो जाएगा? जंगल की आग। जंगल की आग। ये छोटा छोटा पॉइंट भी एग्जाम से पूछ सकता है। भूस्खलन में कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या, ये कुछ दिखाया है सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में। संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बैग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शत्रुमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ब्लैक बैग दिखाया गया है। दावानल, ये जंगल की आग। जंगल की आग कुछ न्यूज़पेपर है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। शब्दावली कुछ दिया है। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। ये तुम आपका नेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल पे होता है। एक और है जैव मंडल निश्चय, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इंटरनेशनल लेवल पे होता है।
यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी गई है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव कब मनाया जाता है? पहला सप्ताह अक्टूबर महीने में, ये पूछा गया प्रश्न को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES साइट्स कहेंगे, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा। फौना और फ्लोरा क्या चीज़ है? एक मिनट। फौना को कहेंगे, फौना हो गया वन्य जंतु में क्या आएगा? मधुमक्खी, जानवर, शेर, बकरी। और फ्लोरा क्या हो गया? फ्लोरा हो गया वनस्पति समुदाय। वनस्पति समुदाय में क्या आएगा? पेड़ पौधा की स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है। चीतलों का एक झुंड दिखाया गया है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड दिखाया है, लेकिन काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सिंह गेंडे के लिए। कहाँ? असम में। ये पूछा गया प्रश्न है। क्या आप जानते हैं CITES साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधे की 28,000 जातियां रक्षित है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। डॉल्फिन भारत द्वारा राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। और डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन सा है? वर्षा और तापमान। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उदाहरण लिखिए। क्या क्या है? कृषि भूमि का प्रसार, निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार और भूमि को महत्व संसाधन। ठीक है, ये इतना काफ़ी है। भूमि को महत्व संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि को महत्व संसाधन माना जाता है क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करता है एवं कृषि द्वारा विभिन्न अनाजों का उत्पादन करता है। ठीक है, किन्हीं 2 सोपानों का नाम लिखिए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। एक आपका हो गया साइट्स हो गया, और वन्य जीव हो गया, जैव मंडल हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। क्या क्या है? स्प्रिंकल, ड्रिप टेक्निक हो गया। फिर सूक्ष्म जीव द्वारा, जिससे जल प्रदूषण को रोकने के लिए सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? कौन सा नहीं है? मृदा का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका कृषि। इसको सीढ़ीनुमा
बनाया जाता है ऐसे करके, जिसमें चाय की खेती किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? कौन सा नहीं है? खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। कुछ मैचिंग है, उसको हम लोग कर लेते हैं। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग का क्या हो जाएगा? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ये हो जाएगा। ह्यूमस क्या है? ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकता है। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, बीच जुड़ा एक संकरा। स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, ये वाला पार्ट जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।